नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज ईटीवी का कारवा पहुंचा है भिवानी जिले के दादरी हलके में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक राजदीप फोगाट। दादरी हलके में पहुंचा है ईटीवी का जनता दरबार। दादरी हलके की खास बात आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना यहीं घटित हुई थी। 1996 में कजाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एयरलाइंस का जो जहाज थे वो आपस में टकरा गए थे। लगभग 350 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही कब्रिस्तान है जहां उन लोगों को दफनाया गया था। इसके अलावा इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक महत्व भी दादरी का कम नहीं है। जींद राजा की रियासत का हिस्सा दादरी माना जाता है। श्यामेश्वर का तालाब यहाँ बेहद महत्वपूर्ण और आस्था का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, मुद्दों की बात करें तो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री आज भी यहाँ के लोगों के लिए, सियासत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दादरी दरअसल एक बाउल की तरह था, एक झील की तरह था। जब पानी आता था तो यहाँ ठहरता था और पानी में मेंढक होते हैं, मेंढकों को दादुर कहा जाता है और जिसके चलते दादुर से ये दादरी हो गया। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं दादरी के विधायक राजदीप फोगाट। राजदीप फोगाट के बारे में हम आपको बता दें कि वो रणजी प्लेयर रहे हैं। 1991 से लेकर 1996 तक हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। बाकायदा वो मीडियम पेसर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 1996 में आईएनएलडी इनेलो पार्टी ज्वाइन कर ली। हल्का प्रधान की उन्हें जिम्मेवारी मिली। 2 बार वो दादरी से पार्षद भी चुने गए। 2009 में आईएनएलडी ने उन पर भरोसा जताया। जो उनकी छवि थी, जो उनका इमेज था, उसको देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया और 2009 में महज 145 वोटों से वो हार गए। बदकिस्मती ये रही, लेकिन 2014 में उनकी तैयारी लगातार चलती रही और जिसका उन्हें फल भी मिला। 2014 में 1700 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक, दादरी के विधायक, दादरी हल्के के विधायक राजदीप फोगाट। राजदीप फोगाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दादरी ऐसा लग रहा है 2009 से ही आपको चुनना चाहती थी। महज 145 वोटों से आप हारे। दूसरी बार तो आपको जिता ही दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दादरी को क्या मिला? 9 महीने के करीब आपको चुने हुए हो गए हैं, दादरी को क्या मिला? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और दादरी हलके की तरफ से ईटीवी हरियाणा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोलंकी साहब, आपका भी, आपकी पूरी टीम का भी, कि आज आप लोगों ने दादरी की सुध ली, दादरी के बारे में जानना चाहा। तो जो आपका सवाल है पिछले 9 महीने का, तो मैं ये मानता हूँ और मेरे ख्याल में जनता भी इस बात से संतुष्ट होगी कि उन्होंने मेरे को चुना। जितना मेरे से संभव हो सकता था आवाज़ उठाने के लिए, अब की बार विधानसभा में जो हमने आवाज़ उठाई, इतने पुरजोर तरीके से उठाई कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी लगे, सबसे ज़्यादा बात हमारी सुनी भी गई, उस पर अमल भी हुआ। जैसे एक हमारा यहाँ पे सीसीआई अंडरपास का था, पिछले काफ़ी साल से हम परेशान थे, ये 3-4 कॉलोनी और पीछे के गांव। तो हमने 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई 1 महीने के अंदर आप या तो पुल बनाने का काम शुरू करें, नहीं तो हम विधानसभा में ये बात बोल के आया था, नहीं तो हम रेल नहीं चलने देंगे। और मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ कि सरकार ने उससे 25 दिन पहले इसकी मंजूरी दे दी। अब काम देखो जल्दी स्टार्ट होता है। ऐसे ही एक हमारी जो रामबाग की जमीन कर रही है, आप ये मानते हैं? दबाव में कर रही है, दबाव में कराएंगे। अल्टीमेटम दिया। अब रामबाग की मैं आपको और एक और बताऊं, रामबाग की ज़मीन लगभग 2.5 एकड़ हुड्डा सरकार के टाइम अधिकृत हो गई, वो उसमें हुड्डा में चली गई और बहुत जितने भी आदमी थे सब ने बड़ी जोर लगाया, ताकत लगाया। पिछले मंत्री जी ने भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाए, हुड्डा से वो मुक्त नहीं हो पाए। वहाँ भी मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, हीरा चौक में प्रोग्राम हुआ और 1 महीने से पहले ही वो 2.5 एकड़ ज़मीन आज रामबाग के नाम हो गई।
तो इस टाइप के बहुत से प्रोग्राम जो हमने अपनी तरफ से किए, सीसीआई की आवाज़ हमने उठाई। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, या हमारी साइड जो आवारा जानवर हैं उनकी बड़ी शिकायतें हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई दादरी शहर में 250 एकड़ ज़मीन पड़ी है, उसमें आवारा पशु बांधने का काम करें। सीसीआई वहाँ पे पुरानी होती थी। उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि ये 1932 में डालमिया साहब ने ये सीसीआई बनाई थी और लगभग 2500 आदमी यहाँ पे काम करते थे और 850 ट्रक थे। तो बहुत, दादरी का जो पहले नाम था चरखी तो बाद में पड़ा, पहले डालमिया दादरी था। सीसीआई की वजह से ही आज हम यूँ मानने के जीवित थे और सीसीआई धीरे धीरे बंद होती चली गई। और जब सांसद जी ने ये कहा कि यहाँ पे आवारा पशु बांधने का काम करें, तो उसके बारे में फिर मैंने दूषण जी से बात की। दूषण जी ने हमारा टाइम फिक्स कराया, जो उद्योग मंत्री हैं उनसे हमने जाके सारी की सारी बात रखी। उद्योग मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 100% ये कहा कि सीसीआई को हम चलाने का काम करें। तो इस टाइप के हम प्रोग्राम उठाते रहते हैं। लेकिन फोगाट साहब, इन दोनों ये जो सारी बातें हैं, इससे ये भी जाहिर होता है कि चाहे सेंटर हो चाहे राज्य हो, अगर ठीक से बात पहुंचाई जाए तो सरकार काम कर रही है। लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं या आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि ये तो घोषणाओं की सरकार है, आप कह रहे हैं कि ये काम करती है। काम करवाने पड़ते हैं जबरदस्ती, तो हम लगते आपकी हैं। पार्टी है जो जी। जो INLD है, वो तो साफ कहती है कि नहीं, तो फिर कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ स्थानीय आपकी राय मुद्दे। अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारी पार्टी कहती है वो 100% सही है, क्योंकि मैं घोषणा पत्र बीजेपी का आज लेके आया हूँ आपके पास। तो जो घोषणा पत्र है असली तो वही होता है कि उस पर आप लोगों ने 5 साल काम करना होता है। चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, 2000 की कही, 1200 की, बेरोजगार युवाओं की कही कि भाई 6000 +2 वालों को देंगे और 9000 ग्रेजुएट बच्चों को देंगे। तो इस टाइप के नौकरी तो काफी निकाल रही है ना सरकार। निकालनी तो आगे की बात है, मैं बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा हूँ। चलो, जो इनको नौकरी लगेगी, परमानेंट रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आज बेरोजगार हैं, जब उनको तो मिलनी चाहिए 6000 और 9000 रुपए, तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत से मुद्दे तो दिखाई नहीं देते हैं। विपक्ष तो ऐसे लगता है जैसे अनिल विज हो, आप तो हैं ही नहीं। अभी आप देखो, हमने चंडीगढ़ में बड़ा भारी प्रदर्शन किया, जो पेट्रोल के ऊपर वैट लगा, बड़ा भारी 9 प्रदर्शन महीने किया। में भारी प्रदर्शन नहीं, उससे पहले हमने और भी प्रदर्शन किए। 6 महीने का तो हमने टाइम दिया। गैस टीचर्स हैं, उनके साथ आप खड़े गैस टीचर के साथ हमारे अशोक अरोड़ा जी महेंद्रगढ़ गए। उसके बाद वो जो भी आंदोलन करेंगे, जब भी हमें याद करेंगे, हम 100% उनके साथ खड़े मिलेंगे। नहीं, ये आप मानते नहीं कि जिस तरह से विपक्ष की जिम्मेवारी आपको दी है हरियाणा की सरकार ने, उसे आप ठीक से नहीं निभा पा रहे। आप इसमें एक पॉइंट रह गया, जब कोई जनता सरकार चुनती है तो विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। जनता इसलिए हाँ, जनता बड़े जोश से किसी सरकार को चुनती है तो उसको 6 महीने का वक्त मिलना चाहिए। तो सरकार को हमने 6-7 महीने का दिया, उसके बाद हमने प्रदर्शन आरंभ कर दिए। जो भी वो गलत करेंगे 100% उनके विरोध में मिलेंगे, और कोई अच्छा काम करेंगे तो हम उसकी बढ़ाई भी करेंगे। जी, एक और बड़ी बात, जिस तरह से दादरी की बात करें, चलिए आपके विजन की बात कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं? रोडों की बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, इनको लेकर क्या कुछ विजन है कि दादरी हल्का ऐसे लगे कि हाँ, राजदीप फोगाट को सदा के लिए चुन लिया है, जनता ये सोचे? आपने ऐसा क्या विजन है? विजन सबसे बड़ा जो मेरे अपनी बात थी, जो चुनाव में मैंने कहा, जैसे जिला दादरी को जिला बनना चाहिए। आज हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल है, सरकार के हाथ में, तो सरकार से हम कराएंगे ना, जबरदस्ती कराएंगे सर, नहीं क्यों नहीं कराएंगे। एक जैसे मैं अभी सीसीआई की बात कर रहा हूँ, ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं। अगर जिला बनता है तो यहाँ पे कॉलेज, जैसे एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है दादरी के अंदर, ना लड़कों का ना लड़कियों का। आज परसेंटेज 80% चली जाती है। जो 60% का बच्चा है वो वंचित है, ग्रेजुएट नहीं बन सकता दादरी के अंदर। तो हमारी एक जो सबसे बड़ी मांग है कि दादरी सरकारी कॉलेज लड़कों का भी बने और लड़कियों का भी बने। जैसे पार्क है, आज से सन 75 में एक दादरी के अंदर पार्क बना, उसके बाद दादरी की आबादी कई गुना बढ़ी, लेकिन पार्क नहीं बन पाए। हम चाहते हैं कि 3-4 पार्क बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने क्वेश्चन भी लगाए, अब फिर मानसून सत्र पर रखेंगे। तो इस टाइप की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं जो हम शहर के लिए करना चाहते हैं, गाँव के लिए करना चाहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे जल घर में देख के आया गाँव में, जो 1992, 93, 95 के बाद सफाई नहीं हुई, और ऐसी नहरें हमने साफ करवाई जो लगभग 15-20 साल से नहरें सफाई नहीं हो पाई। तो इस टाइप के हम लगे रहते हैं, करते हैं काम। फोगाट साहब, शहर की बात की, सड़कों की बात की, कॉलेज की बात की, आप ये भरोसा दे रहे हैं कि इस तरह की स्थिति दादरी में नहीं रहेगी, लेकिन करीब 62 गांव आपके हल्के में आते हैं। गाँव को लेकर क्या कुछ योजना है आपकी? वही बात मैं कर रहा था। जैसे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो गाँव की चलती है, मैं खुद, मेरी अपनी एक सोच है कि
कि आज गांव में पानी की सुविधाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया। गांव के व्यक्ति भी अब पहले जोड़ में चले जाते थे नहाने धोने के लिए या जानवरों के लिए, लेकिन अब इतनी हम देखते हैं कि गांव का व्यक्ति गांव के अंदर ही अपने घर के अंदर ही वो काम करता है। तो मेरी अपनी एक सोच है कि जैसे अब शहर में सीवरेज सिस्टम है उसी प्रकार अब गांव में भी सीवरेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। गलियां बड़ी ख़राब हैं, वो चाहे किसी भी हल्के की बात कर लें, गांव में बड़ा बुरा हाल है पानी का, जो पानी गलियों के अंदर है। तो उसके लिए अब एक सरकार योजना ज़रूर लेके आए कि सीवरेज सिस्टम जिस प्रकार शहर में होता है वैसे ही गाँव में आरंभ हो, जिससे स्वच्छता बढ़े। बहुत बड़ी बात आपने कही है। मोदी जी साफ सफाई की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस तरह की गांवों तक सीवर को पहुंचाने की बहुत बड़ी बात कही है। एक और हमने सुना है कि आपने जो सुरक्षा कर्मी अपने वापस कर दिए हैं, बड़ी पहल है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये आपके 25 विधायक हैं, ये आप ही ने क्यों की पार्टी की तरफ, पार्टी में इस तरह की स्थिति क्यों नहीं जाती, इस तरह का संदेश देने की कोशिश क्यों नहीं दी जाती है? पहली बात तो ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। जी। मैंने दादरी शहर जब से बसा तो एक ही थाना है और बसे को लगभग बहुत साल हो गए थाने को खुले, और उसके बाद कोई चौकी नहीं, कोई थाना नहीं, और पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जनता बहुत ज़्यादा है, गांव से भी बहुत शहर में अब आने आरम्भ हो गए। तो एक हमारा हीरा चौक है, उसके लिए भी हमने बड़ी मांग की। वहाँ पे बड़ा शांति प्रिय एरिया होता था किसी ज़माने, 11-12 बजे तक दुकान खुलती थी, अब वहाँ पे 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हमने डीजीपी को भी लेटर लिखा है, एसपी साहब से मैं पर्सनली लेटर दे के आया कि भी चौकी खोली जाए। तो जब भी बात हुई तो सब ने ये कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई चलो मैं अब सरकार में तो हूँ नहीं कि किसी की भर्ती कर दूँ, लेकिन मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी आप लोगों ने दे रखे हैं और मेरे को लगता है कि मेरे को किसी प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, पहले भी ऐसा रहता रहा और एमएलए के बाद भी ऐसे रहूँगा। कि इस मुहिम को सपोर्ट करता है, बड़ा संदेश है। जिस तरह से आप जनता के नुमाइंदे हैं, जाहिर सी बात है इस तरह की जो कदम है वो सराहनीय होते हैं। जिस तरह से फोगाट साहब लगातार ये बात कह रहे हैं कि दादरी के चाहे गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सीवर की बात हो, साफ सफाई की बात हो, वो हर तरह से दादरी हलके की जनता के साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खुद दादरी की जनता उनसे रूबरू होगी, अपनी समस्याएं रखेगी और क्या कुछ समाधान देते हैं वो देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 जलघर होते हुए भी मेरे गांव के निवासियों को 300 रुपये महीना प्राइवेट जो लाइन ले रखी है उससे पानी लेना पड़ रहा है किराए पे। जो ये बात है ना, बिल्कुल वाजिब बात है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नेता और ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं दादरी हलके के आयरनली विधायक राजदीप फोगाट। उनकी जनता उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्या है ये जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हम आप ही के हलके में रहते हैं और यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी 2 बार आता था पहले, अब 1 बार भी नहीं आता। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? इसी गांधीनगर की, जहाँ पर एमएलए साहब का रेजिडेंस है, वहीं से हम हैं। जी जवाब ले लेते हैं। फोगाट साहब ये क्या स्थिति है? ये तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी नहीं है पीने का। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जल घर नया बनवाया पिछले, हमने लगभग जब मैं पार्षद था तो नया जल घर बना, और ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन अगले 10 दिन में वो जल घर हमारा आरंभ हो जाएगा। तो वो समस्या 100% वो 2 ही नगरों के लिए है, गांधीनगर के लिए। गांधीनगर में, दरअसल दादरी के गांधीनगर में ये जनता दरबार लगा हुआ है, वहां का भी भरोसा दे रहे हैं, प्रेमनगर का भी भरोसा दे रहे हैं कि 10 दिन के भीतर यहाँ के जो लोग हैं पीने के पानी की जो समस्या है वो नहीं रहेगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। सर मैं दुष्यंत कुमार, घिकाड़ा रोड से, वार्ड नंबर 3 से। ये बात सही है कि सड़कों की सफाई सही है, सब ठीक है कुल मिला के, पर नालों की सफाई ठीक नहीं है। सीवर बैग मारते हैं, पानी आता है तो सीवर का पानी मिक्स आता है, कुछ सड़कें कच्चियां हैं। हम गांव की तो बात प्रशासन से भी शिकायत की, जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी बोला आपने? जी सरकार, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे ही बारिश रुक जाती है हम करवाते हैं, कुछ कर रहे हैं। किनसे बात हुई वो बताइए। हमने अपने जो वार्ड नंबर 3 के एमसी सर है उनसे भी कही थी जी। वो बोले जैसे ही थोड़ी सी बारिश, अभी पीछे से बारिश ज्यादा थी। जवाब ले लेते हैं। विधायक जी ये स्थिति है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने लेवल पे शिकायत करने की भी कोशिश की लेकिन कोई समाधान नहीं। इनकी बात हमारे आगे आई और मैं खुद नालों में गया, सफाई जितनी भी हो सकती थी हमने कराने की कोशिश की। बल्कि ने जो हमारे नगर पालिका है उसने टेंडर ही लेट इतने किए कि वो सफाई नहीं हो पा रही। अब भी आज भी वो परेशानी, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
और दो बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई है सर, मैं बड़े टीवी पे बिल्कुल खुल के अपनी बात रख रहा हूँ कि जब बरसात का मौसम होता है, जब बाढ़ की समस्या रह जाती है और जब गर्मी शुरू हो जाती है बिजली की समस्या रह जाती है, इसका कोई ऐसा स्थायी हल हो कि गर्मी में भी 24 घंटे बिजली मिले और जब अगर बाढ़ की स्थिति है या ज़्यादा पानी है तो उसकी निकासी का स्थायी प्रबंध हो। ये अभी तक हो नहीं पा रहा। हमेशा जनता भी ये मान बैठती है कि अभी ये 4-5 महीने तो परेशानी में जाएंगे। जिम्मेवारी आपको दे दी ना। बिल्कुल, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना विज़न है, पार्टी का भी यही विज़न है कि स्थायी समाधान हो। जब भी गर्मी आए तो 24 घंटे बिजली मिले और पानी की कोई समस्या है चाहे वो पीने से संबंधित, आप दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा, थैंक यू सर। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि ये जो समस्या है इसको लेकर भी इनके संज्ञान में है और इसका जो हल होगा जल्द से जल्द किया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं रमेश कुमार वार्ड नंबर 5 चंपापुरी का निवासी हूँ। मेरी विधायक जी से प्रार्थना है कि हमारा जो वार्ड है रोहतक फाटक पड़ता है हमारा, उस पर पुल बनवाने की मेहरबानी करें। अगर हो सकता है तो हमारा वार्ड जो है कटा हुआ है, बिल्कुल हम शहर से एकदम कटे हुए लगते हैं। आप गांधीनगर में रहते हैं, आपने अंडरपास आपके लिए बनवा लिया, कृपया करके हमारे लिए भी एक पुल का समाधान किया जाए ताकि हमारा वार्ड भी शहर से टच हो जाए। जवाब ले लेते हैं विधायक। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि वो एक बाईपास बने, लेकिन उसके लिए अभी कोई कमी रह रही है तो रेलवे की है। रेलवे अगर उसको मंजूरी दे देती है तो उसके लिए पीछे भी जनता ने बड़ी लड़ाई लड़ी, हम भी उस लड़ाई में थे और आज हमारे पास जिम्मेवारी है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन वो जो ये पास उसकी बात कर रहे हैं पुल की, लगभग 1 साल के अंदर वो 100% बन के तैयार हो जाएगा। आरंभ तो होने वाला ही है इनकी। बिल्कुल, ईटीवी के मंच पर विधायक जी लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि जो भी हल्के के लोगों की समस्या है उनका समाधान जल्द से जल्द करवाने का वो प्रयास करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। गांधीनगर में ओपीडी की व्यवस्था कोई नहीं है। अगर किसी को मान लो छोटी मोटी चोट भी लग जाए, उसको कम से कम 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो हम विधायक साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे ओपीडी की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। एक पेंशन की समस्या है जी, 2 महीने हो लिए अब तक पेंशन नहीं मिल रही है, 3 महीने। पता नहीं क्या कारण है, किसने रोक रखी है। तो इसका अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों का जी हमें नहीं मालूम। पहले तो मतलब कैश में दिया करते, यहाँ पे आगे बांट जाते थे। पेंशन की बात कर रहे हैं और ओपीडी की बात इन्होंने की, तो हमने ओपीडी खाली गांधीनगर की बात नहीं है, हमने बहुत से जगह ओपीडी खुलवाने का काम किया, कर रहे हैं। सॉरी, किया नहीं है, वो पूरा नहीं हुआ, कर रहे हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। हमने लेटर लिखवाए हैं जनता के द्वारा भी, उस पर हमने भी रिकमेंड किया है कि ओपीडी खोली जाए। और सरकार ने भी, सॉरी घोषणा पत्र है बीजेपी का, उन्होंने भी ये अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि 70 से ऊपर है जो व्यक्ति उसके लिए और जो बच्चा है उसके लिए हर गांव में एक हॉस्पिटल खोला जाएगा। तो उसमें वार्ड भी आए, अगर वो अपनी घोषणा पत्र पे लागू करते हैं तो वो समस्या हो सकता है कि आसानी से दूर हो अगर वो अपने घोषणा पत्र पे उतरते हैं। जैसे इनकी समस्या है, हमने गांधीनगर के लिए प्रयास किया और वार्डों के लिए भी किया। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि चाहे वो पेंशन की समस्या हो, इसको लेकर भी वो अधिकारियों से बात करेंगे। इसके अलावा ओपीडी की जो बात की है उसके लिए सरकार की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। अगली समस्या ले लेते हैं। जी जी सर, मैं रविंद्र फोगाट वार्ड नंबर 4 स्टेडियम रोड से हूँ। हमारी कॉलोनी में कम से कम भी 850 से भी ज़्यादा मकान है और एक ट्रांसफार्मर है और 2 आरा मशीनें हैं, इसलिए कॉलोनी वासी बहुत परेशान है। तो एक अलग से ट्रांसफार्मर की सुविधा की जाए। चलिए विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। विधायक जी ये समस्या क्या है? ऐसी बात कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी भारी समस्या है। जो ये कॉलोनी बता रहे हैं शहर से हटी हुई कॉलोनी है, दूर कॉलोनी है। और जो ये ट्रांसफार्मर की बात कर रखी है, इनकी तरफ से एक ज्ञापन भी आया है, वो हमने ऊपर भी पहुँचाया है। तो वो हो सकता है कि ये एक की बात कर रहे हैं, हमने तो वहाँ पे 3 के लिए किया है कि 3 ट्रांसफार्मर लगाए जाएँ जिससे कि बिजली के ऊपर लोड ज़्यादा ना आए और पूरी लाइट आए। हमने 3 की कर रखी है। चलिए, विधायक जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये समस्या उनके संज्ञान में है और ऐसी और भी समस्या हैं, उन्हें लेकर भी वो संजीदा हैं और इस बाबत उन्होंने बाकायदा इसके लिए प्रयास पहले से ही शुरू कर रखे हैं। जी अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। सर मैं संजय साहू रानीला गाँव है मेरा, और मेरा गांव लगभग 20,000 की आबादी का गांव है और मेरे गांव में 2 जलघर हैं। 2 जलघर होते हुए भी मेरे गांव के निवासियों को 300 रुपये महीना प्राइवेट जो लाइन ले रखी है उससे पानी लेना पड़ रहा है किराए पे। और 2 नहरें दोनों तरफ से, बोन डिस्ट्रीब्यूटरी भी और संदरवास माइनर। नहीं, वजह क्या है? वो जलघर काम नहीं करते क्या? पानी नहीं आ रहा है नहरों में जी। अभी पीछे विधायक जी कोई बोल रहा था, जैसे और मंत्री भी आए, उनको पानी पिलाया था, एक गिलास पानी मतलब इतना जहरीला पानी कि उसको पीना मुश्किल हो जाए। तो
उसके लिए क्या किया जा सकता है? पहले एक बार समस्या आई थी, तो ये जो संजरवास माइनर है इससे वो लाइन जोड़ दी गई है, लेकिन नहर में पानी नहीं है, तो डिग्गी में या जलघर में पानी कहाँ से आएगा? तो उसका क्या समाधान हो सकता है? चलिए, बड़ी बात उठाई है विधायक जी, ये बेहद अफसोसजनक स्थिति है। बड़े बड़े इलेक्शन जब से आज़ादी हुई है तब से ये लड़े जा रहे हैं कि पीने का पानी देंगे, सड़कें देंगे, बिजली देंगे, लेकिन अफसोस की बात ये है कि दादरी जैसे हलके में दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बावजूद पीने का पानी गाँव में नहीं है। रानीला गांव की महिलाओं ने भी इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है और युवाओं ने भी बड़ी लड़ी है। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, हमने एक लाइन डलवाई, लेकिन ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उस लाइन से पानी नहीं आ रहा। फिर मैं खुद पूरे नहर के चक्कर काट के आया, पैदल थे हम सभी, गांव के भी मेरे साथ थे, तो हमने एक रास्ता ढूंढा, एक्शन साहब भी हमारे साथ थे कि भी दूसरी तरफ से अगर पानी लेके जाया जाए तो पानी गांव में पहुंच सकता है। आज के दिन रानीला गांव में स्थायी रूप से हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्रबंध हो, कोई यूं नहीं है कि टैंकर से चला गया या सीजनली। ने इस पे क्या एक्शन लिया, ये इस बाबत कोई बात हो सकती है उनसे कि कहाँ पहुंची ये कार्रवाई, जब आप लोग वहाँ का दौरा कर चुके हैं? अब स्थिति क्या है? बात करने की पूरी करता हूँ। जो ये बात है ना, बिल्कुल वाजिब बात है, बहुत परेशान है हर आदमी इस मामले में, बड़ा परेशान है। खाली एक गांव की नहीं, हर गांव की, हर जगह की परेशानी है कि बस सिर्फ एक पीने की पानी की है या बिजली की है, ये बड़ी भारी समस्या है। हाँ, बुनियादी जो सड़क है, इसलिए लोग आप लोगों को सुनते हैं, उठा नहीं पा रहे। जो ये घोषणा पत्र है ना सर, घोषणा पत्र हर पार्टी लागू करती है, तो ये जो घोषणा पत्र है ये पूरे 5 साल के लिए योजना होती है, एक जो भी पार्टी होती है कि 5 साल हम इस घोषणा पत्र पे काम करेंगे। तो आप बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, ऐसे ऐसे वादे हैं जो ऊपर से कोई उतर आए ना तो भी पूरे ना हो, तो ऐसे ऐसे वादे उन्होंने कर रखे हैं। तो जनता अपने आप को यूँ मानती है कि उस टाइम तो भावनाओं में बह जाती है कि अब मैं एक पेंशन की आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने पेंशन के लिए घोषणा पत्र में लिखा कि हम आते ही 2000 रुपये पेंशन कर देंगे, और आज 1200 है। और यही बात हमारे घोषणा पत्र में केवल 1200 रुपये हमने पेंशन रखी। चौटाला साहब बोले कि भी 1200 रुपये पेंशन करेंगे और हर साल हम 100 रुपये बढ़ाएंगे। तो बहुत से व्यक्तियों ने कहा कि चौटाला साहब आप भी 2000 बोल दो, तो चौटाला साहब ने कहा कि एकदम से संभव नहीं होगा कि सरकार बनते ही हम 2000 कर दें, इससे तो ये लगेगा कि हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, आप लोग भी तो सत्ता में रहे थे, आप लोगों ने काम किया, आप तो तब भी वापस नहीं आ पाए, ये तो बातों से आ गए, ये क्या स्थिति? यही तो अब मेरे को बड़ा भारी दुख होता है कि हम घोषणाओं के ऊपर चले जाते हैं। फोगाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया, जिस तरह से लोगों की समस्या सुनी, लोगों में एक उम्मीद जगी है, और जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया ये है कि भले ही वो सरकार में ना हो, वो सरकार के खिलाफ या सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। जब दादरी हलके के लोगों की बात आएगी, उनकी समस्याओं की बात आएगी, उनका हर संभव निपटारा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ईटीवी पर जनता दरबार फिर लगेगा आपके किसी नेता के साथ, आपके हलके में। तब तक के लिए नमस्कार।